Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework subject. We are dealing with the Negotiable Instrument Act 1881. And friends, in today's session, we are going to discuss the difference between the two negotiable instruments. That is, we are going to deal with promissory note and bill of exchange, how they differ with each other, what exactly is the difference points between them. So straightforward, let us have the difference points. The first difference point between both instrument is parties. सबसे पहला डिफरेंस पार्टीज का है. शॉर्ट क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया है, स्टेट द नंबर ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड लिस्ट देम. आपने उनके अंदर आंसर लिखना है सर. उसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि देयर आर टू पार्टीज इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट. वो टू पार्टीज का भी मार्क्स से याद रखिएगा. वहां तीन लिख दिया तो गई, तो आपके मार्क्स गए, यूं समझ लीजिए, गड़बड़ हो गई. प्रॉमिसरी नोट्स में दो पक्षकार होते हैं. देयर आर टू पार्टीज. पहला है मेकर जिसे हम प्रॉमिसर कहते हैं, और दूसरा है पेई जिसे हम प्रॉमिसी कहते हैं. मेकर को यहाँ डेटर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना. और पेई जो है यहाँ पे क्रेडिटर्स है. प्रॉमिसरी नोट लिखने वाला बंदा डेटर होता है. डेटर यहाँ प्रॉमिसरी नोट लिखता है. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटर लिखता है. ही इज द ड्रॉवर, ही इज द मेकर. वो वचन देता है अंदर पे करने का. प्रॉमिस टू पे. टू पे, प्रॉमिस मीन्स क्रेडिटर. बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टेट देम. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. नंबर वन इज ड्रॉवर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन लिखता है सर? क्रेडिटर्स. यहाँ क्रेडिटर लिखते हैं. प्रॉमिसरी नोट कौन लिख रहा है? डेटर लिखते हैं. तो ध्यान रखना, ये सिंपल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, तो ज्यादा समझ में आएगा इंस्ट्रूमेंट्स. सो ड्रॉवर यहाँ कौन है सर? इंस्ट्रूमेंट कौन लिख रहा है? बिल्स कौन लिख रहे हैं सर? बिल लिखने वाला बंदा है क्रेडिटर. वो देगा अनकंडीशनल ऑर्डर करेगा. किसे अनकंडीशनल ऑर्डर करेगा? ड्रॉई को अनकंडीशनल ऑर्डर करेगा टू पे. कोई कंडीशन नहीं रखनी है. ड्रॉई को बोलेगा पेमेंट करना है आपने. डेटर को कहेगा आपने पेमेंट करना है. किसे पेमेंट करना है? होल्डर को. पे को पेमेंट करना है. So drawer, draw, and pay are the three parties where a creditor makes an unconditional order to drawee, who is debtor, and debtor is supposed to make payment to pay as per the order given by the creditor. तो ये पूरा प्रोसेस है. नेचर क्या है? What is the nature of the instrument? It contains, promissory note contains an unconditional promise to pay. Promissory note के अंदर promise होता है. यहाँ कोई ऑर्डर नहीं होता है, प्रॉमिस किया जाता है. प्रॉमिस कौन करता है? मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेक्स प्रॉमिस टू पे. डेटर खुद इंस्ट्रूमेंट बनाता है और खुद स्टेटमेंट लिखता है. आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर बी, और एज पर इज ऑर्डर आफ्टर 3 months फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. आपको स्टेटमेंट्स याद होंगे, हमने इसके स्पेसिमेंट्स भी देखे थे, फॉर्मेट्स भी देखे थे. तो यहाँ प्रॉमिस होता है, मैं वचन देता हूं कि मैं 3 महीने बाद अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे करूंगा. ऐसा अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है. अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. डेटर जब ये प्रॉमिस करता है तब कोई कंडीशन नहीं रख सकता. यहाँ अनकंडीशनल प्रॉमिस है, जबकि यहाँ क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर है. यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं की जा रही बिल ऑफ एक्सचेंज में, यहाँ ऑर्डर किया जा रहा है. ऑर्डर इज गिवन. क्रेडिटर को पैसे लेने डेटर से, तो वो ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि प्लीज पे कर देना ना यार, मुझे तो तुमसे लेने ना 10,000, प्लीज पे. ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करनी है. यहाँ सिर्फ ऑर्डर करना है. तो यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर करेगा. कौन अनकंडीशनल ऑर्डर करेगा सर? ड्रॉवर विल मेक अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे टू हिज डेटर, दैट इज द ड्रॉई. ड्रॉई को पे करने की जिम्मेदारी बनती है टू पे. एक्सेप्टेंस. प्रॉमिसरी नोट्स में कोई एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर की जरूरत नहीं है. इट इज पेएबल by a person who makes it, therefore no acceptance is necessary.
दो ही पार्टीज होती है, डेटर और क्रेडिटर। डेटर ये प्रॉमिसरी नोट लिखता है, तो डेटर को तो पता ही है उसने क्या प्रॉमिस किया हुआ है कि 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी आफ्टर 3 मंथ्स ₹10,000। तो जिसने ये प्रॉमिसरी नोट लिखा है, मेकर, उसे तो पता ही है 3 महीने बाद पेमेंट करना है। तो जिसे पेमेंट रिसीव करना है उसने इसका एक्सेप्टेंस पहले से नहीं करवाना, एक्सेप्टेंस ऑलरेडी हो ही चुका है। मिस्टर ए को पता ही है मिस्टर बी को 3 महीने बाद रुपए देने ही है, और इंस्ट्रूमेंट में वो खुद प्रॉमिस कर रहा है, तो उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। नो एक्सेप्टेंस इज नीडेड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। दोनों पक्षकारों को पता है कब पैसे मिलने वाले हैं और कब पैसे देने हैं, दोनों को पता है। जहां नहीं पता होता है वहां एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ही सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात आती है। ना चेक में एक्सेप्टेंस करवाने की जरूरत है, ना प्रॉमिसरी नोट्स में कोई एक्सेप्टेंस की प्री रिक्वायरमेंट है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में प्री रिक्वायरमेंट है। मैच्योरिटी से पहले इसका एक्सेप्टेंस करवाना कंपलसरी है बिल्स में। A bill of exchange is payable after sight must be accepted by the drawee or someone else on his behalf. Drawee in case of need। दूसरा ड्रॉई, ड्रॉई की जगह पे कोई और भी हो सकता है, उसे कहते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, यानी एक से ज्यादा ड्रॉई हो सकते हैं। Before it can be presented for payment। Before it can be presented for payment। मैच्योरिटी से पहले पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉवर बिल इशू करता है, और ये बिल जो इशू किया है वो पे को देता है। अब पे की जिम्मेदारी क्या है? उसने मैच्योरिटी से पहले इसका एक्सेप्टेंस करवाना है ड्रॉय के पास, और ड्रॉय की ड्यूटी क्या है? बिफोर मैच्योरिटी ही मस्ट एक्सेप्ट दिस बिल। ठीक है, 90 दिन की डेट है, तो 90 दिन से पहले, 90 दिन की मैच्योरिटी पीरियड फिक्स की गई है, तो 90 दिन से पहले उसका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। ड्रॉय की ड्यूटी बनती है कि उसका एक्सेप्टेंस करे। अगर वो पेमेंट करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस करे, अगर वो पेमेंट नहीं करना चाहता है तो एक्सेप्टेंस नहीं करना है, फिर बिल का एक्सेप्टेंस नहीं करना है। यहाँ एक्सेप्टेंस की क्या रिक्वायरमेंट है? वाई दिस प्रोसेस इज डन ओवर हियर? एक्सेप्टेंस के बिना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्रेडिटर ने बिल फाड़ा है डेटर के नाम का, और डेटर को मालूम ही नहीं होगा, तो पेमेंट कैसे करेगा? अचानक से आपके पास कोई आके खड़ा हो जाए, ये लीजिए बिल, पैसे दीजिए, आपको पता भी नहीं होगा, पेमेंट करोगे कैसे? इसलिए पहले एक्सेप्टेंस करवाया जाता है। बिल लिखने वाला बंदा अलग है, बिल की रकम पे करने वाला बंदा अलग है। तो जिससे पेमेंट करना है उसे पता तो होना चाहिए। आप चेक इशू करते हो तो बैंक को तो पता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपने, आपको चेक बुक बैंक ने ही दी हुई है, तो बैंक को तो पता ही है, उसका, उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं, वहां एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्स में एक्सेप्टेंस की जरूरत है। क्रेडिटर ने जो भी बिल बनाया है, पेई को दिया है, पेई को पेमेंट करना है, वो ड्रॉई को यानी कि डेटर को पता होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस इज कंपलसरी इन केस ऑफ बिल्स। लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुज लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी बनती है? द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज प्राइमरी एंड एब्सोल्युटली लायबल टू पे। यहाँ तो दो ही पक्षकार होते हैं, जिसने प्रॉमिसरी नोट लिखा है वही लायबल होगा उसकी जगह, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। खुद मेकर यानी कि डेटर खुद अंदर लिख रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा, तो उसी की ड्यूटी बनती है, उसी की जवाबदारी बनती है, वही रिस्पॉन्सिबल बंदा है, और तो कोई है नहीं, तो उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? नंबर 1 पोजीशन पे, प्राइमरी, मेन, कोर, एब्सोल्यूट, फुल, कंप्लीट। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या रहेगा सर? द ड्रॉवर ऑफ बिल इज लायबल ओनली व्हेन द ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, या मनी पेमेंट, नॉन नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट होता है, तो ही ड्रॉवर को पे करना है। सो द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ओवर ईयर, मेकर की यहाँ लायबिलिटी कैसी है, ड्रॉवर की यहाँ लायबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। ड्रॉवर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ बिल कैसी है? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। अगर ड्रॉई ने नाटक किया, मीन्स ड्रॉई ने नॉन एक्सेप्टेंस किया या नॉन पेमेंट किया, तो ही ये लायबिलिटी ड्रॉवर की बनेगी, सेकेंडरी या कंडीशनल। देन ड्रॉवर इज लायबल टू हुम? टू पे, पे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ प्राइमरी लायबिलिटी की अगर की मैं बात करूं, तो किसकी प्राइमरी लायबिलिटी है? ड्रॉई की प्राइमरी लायबिलिटी।
अगर ड्रॉई पे नहीं करता है तो ही ड्रॉवर की लायबिलिटी वहां क्रिएट होती है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल, तब उसे पेमेंट करना पड़ेगा। नोटिस, इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट is dishonored, the notice of dishonor is not necessary to the maker. अगर प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट नहीं हुआ, प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया यानी रिटर्न हो गया, जैसे चेक रिटर्न होता है वैसे प्रॉमिसरी नोट और बिल्स भी रिटर्न होते हैं, डिसऑनर होते हैं, तो क्या नोटिस की जरूरत है? वहां पे पक्षकारों को नोटिस देने की जरूरत है? मीन्स क्रेडिटर ने डेटर को नोटिस देनी पड़ेगी, पेई ने मेकर को नोटिस देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। दो ही पक्षकार है, दोनों को पता है कि मेकर ने पेमेंट देना था पेई को और वो तो दिया नहीं मेकर ने, तो मेकर को तो पता है, तो यहाँ नोटिस देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों पक्षकारों को पता है कि पेमेंट नहीं हुआ है, ना मेकर ने पैसे दिए पेई को, ना पेई को पैसे मिले, तो यहाँ कोई नोटिस की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द मेकर, यानी पेई ने मेकर को नोटिस देने की जरूरत नहीं। नोटिस देने का काम किसका है? पेई का। जिसे पैसे मिलने वाले थे उसे पैसे मिले नहीं, तो बताना पड़ेगा ना पैसे नहीं मिले। तो पैसे नहीं मिले तो किसे बताओगे? जिसको पैसे देने थे उसको बताओगे, यहाँ तो दोनों को पता है, तो यहाँ बताओगे क्या? सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर इन केस ऑफ प्रॉमिसरी। लेकिन बिल्स में नोटिस ऑफ डिसऑनर कंपलसरी है। इट मस्ट बी गिवन टू ऑल द पार्टीज लायबल इन केस ऑफ नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। पेई को जब पैसे मिलने चाहिए थे, पैसे नहीं मिले, पेमेंट नहीं मिला, तो पेई ने हर एक व्यक्ति को नोटिस भेजनी है, दोनों को भेज देनी है। डेटर को भी भेज देनी, क्रेडिटर को भी भेज देनी, भाई आपने जो बिल फाड़ा था डेटर के नाम का, डेटर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए, पैसे दे नहीं रहा है, तो नोटिस भेजेगा, नोटिस ऑफ डिसऑनर, भाई ये बिल रिटर्न हुआ है, डिसऑनर हुआ है, मैं आपको नोटिस भेज रहा हूँ। रिलेशन, रिलेशन क्या रहेगा? A promissory note cannot be made payable to the maker himself. The maker stands in the immediate relation to the payee. मेकर खुद को लिखा हुआ, खुद को प्रॉमिस करता हुआ प्रॉमिसरी नोट नहीं लिख सकता है। मेकर कैन नॉट प्रॉमिस हिमसेल्फ टू पे टू हिमसेल्फ ओनली, यानी मेकर और पे यहाँ पे डिफरेंट पर्सनालिटीज होगी, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। चेक में आपको याद होगा, चेक में ड्रॉवर और पेई सेम पर्सनालिटीज हो सकती है। आपने चेक लिखा और अपने ही नाम का, पेई के कॉलम में अपने ही नाम का चेक लिखा, आपको ही पैसे की जरूरत, आप बैंक में से जाके पेमेंट ले रहे हो, तो वह मेकर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है, दे कैन नॉट बी सेम पर्सन, दे आर डिफरेंट पर्सन। दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा और ये रिलेशन डेटर और क्रेडिटर का होगा। मेकर यहाँ डेटर है, पे यहाँ क्रेडिटर है, ऐसा रिलेशन होगा। मेकर अपने आप के ऊपर ही प्रॉमिसरी नोट नहीं लिख सकता, अपने आप को ही प्रॉमिस नहीं कर सकता। मेकर एंड पे कैन नॉट बी सेम पर्सन, इन अदर वर्ड्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और पेई कैन बी सेम पर्सन, मे बी वन एंड द सेम पर्सन। In case of bills, the drawer and payee may be one and the same person. The drawer stands in immediate relation to the drawee or acceptor and not with the payee. तो कभी कभी ऐसा भी होता है ड्रॉवर और पेई एक ही इंसान होता है। डेटर ने क्रेडिटर ने जो बिल ड्रॉ किया है उसमें वो खुद को ही पे करने का ऑर्डर दे रहा है ड्रॉई को, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम चेक का उपयोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही बिल्स का उपयोग ड्रॉवर अपने लिए भी कर सकता है, कि वो खुद को ही पेमेंट करने के लिए अंदर ऑर्डर दे रहा हो पे ड्रॉई को। तो ड्रॉवर और पेई क्रेडिटर हो सकता है, सिमिलर पर्सन हो सकते हैं, मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल्स, लेकिन ड्रॉवर और ड्रॉई ये सेम पर्सन नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होगी। ड्रॉवर यहाँ क्रेडिटर है और ड्रॉई यहाँ डेटर। प्रोटेस्ट, विरोध की बात हो रही है। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड। चलेगा, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ डिसऑनर जरूरत नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में चलेगा, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते तो चलेगा, डायरेक्ट केस करना है कर सकते हैं।
नॉर्मली कोर्ट में जाना लोग प्रेफर नहीं करते हैं, अगर आउटसाइड ही सेटलमेंट हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन सब में खर्चा लग जाता है। A foreign bill must be protested for dishonor when such protest is made is required by the law of the place where it is drawn। फॉरेन बिल की जब हम बात करते हैं, इनलैंड बिल नहीं है, डोमेस्टिक बिल नहीं है, भारत के अंदर का बिल नहीं है, किसी विदेश विदेश कंट्री से जुड़ा हुआ, ये विदेशी व्यक्ति से जुड़ा हुआ अगर बिल लिखा गया है तो वहां पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। बाकी अगर इनलैंड बिल है, डोमेस्टिक बिल है, तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो चल जाएगा। डायरेक्ट हम केस करना चाहें तो केस कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, कोर्ट में जाना प्रेफर नहीं करते हैं, अगर बाहरी सेटलमेंट हो जाता है वेल एंड गुड। पेएबल टू बेरर, प्रॉमिसरी नोट में तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर, मैं नहीं कह रहा हूँ, सेक्शन 31 सब सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कह रहा है। ये किसी भी तौर पे से बेरर प्रॉमिसरी नोट का स्वरूप नहीं हो सकता है, पेएबल टू बेरर कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ दो ही इंसानों को इसका अधिकार है, हमने पढ़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको ये अधिकार है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, सेक्शन 31 सब सेक्शन आरबीआई के एक्ट के हिसाब से ये पॉसिबल है। नेगोशिएबल तो फिर भी मना करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मना ही करता है, कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर। लेकिन फिर भी आरबीआई के एक्ट के अंदर थोड़ी बहुत इसमें छूट छाट है, समझ लीजिए एग्जम्पशन है। कैन बी मेड पेएबल टू बेरर दो इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड। बेरर ऑन डिमांड पॉसिबल नहीं हो, लेकिन कैन बी मेड पेएबल टू बेरर, ये पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। कॉपीज, ओनली वन कॉपी ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज नेसेसरी। दो ही पक्षकार है, ज्यादा कॉपी बनाने की जरूरत नहीं, एक कॉपी बना लेंगे चलेगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये कभी कभी नॉर्मली, कभी कभी नहीं, नॉर्मली सेट्स में ही बनाए जाते हैं, 3 कॉपी बनाई जाती है, समझ लीजिए 3 कॉपी, ठीक है। एक तीनों 3 पक्षकार है, तीनों 3 के पास एक कॉपी रहेगी, तो ये पूरा सेट में बनाया जाता है, सिंगल कॉपी नहीं होती, 3 कॉपी बनाई जाती है, तीनों 3 पक्षकार के पास कॉपी होती है, तो 3 का सेट होता है। Exemption, provisions relating to presentment for acceptance do not apply, these provisions apply। कुछ exemptions है, तो एक exemption यानी छूट छाट मिली गई, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल रखा गया है कि provision relating to presentment for acceptance do not apply। एक्सेप्टेंस की जो प्रक्रिया है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा है, लेकिन एग्जाम्शन है एक तरीके से, तो एग्जाम्शन का ये पॉइंट हम यहाँ पे भी कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया यहाँ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जबकि ये प्रक्रिया कंपलसरी है, एक्सेप्टेंस करवाना कंपलसरी है, पेई ने ड्रॉय के पास से एक्सेप्टेंस करवाना होगा बिल्स का, ये